Hello, good listeners and readers. Welcome to you all. And today is the 22nd August. And in today's edition of the Tribune, there is an article titled "Industrial Dispute." This article discusses, the recent Supreme Court ruling on the definition of industries and its implications for workers, employers in India's labor law framework. Let us understand this important current affairs and issue simple and analytical way. एक्चुअल में होता क्या है कि अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें ये हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स से रिलेटेड, जिसमें एम्प्लॉयज़ और ये जो वर्कर्स है उनके लिए उनके राइट्स के बारे में बात कही गई कि यह आर्टिकल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो 1947 का था, एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड एक 2020 का था, एंड फंडामेंटल राइट्स कॉर्पोरेटर जो कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन है इसके ऊपर था। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट एग्जैक्टली इज एन इंडस्ट्री। अब सवाल सुनने में तो यह लगता है कि लेकिन भारतीय जो लेबर लॉ में इसकी डेफिनेशन को लेकर कम से कम 5 दशक से एक डिबेट चली हुई है। तो सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो एक्चुअल में है क्या है। अब सपोज कीजिए एम्प्लॉय और वर्कर के बीच एम्प्लॉयमेंट से जो संबंधित कोई भी विवाद है वो उसको आप इंडस्ट्रियल उससे डिस्प्यूट से ले सकते हैं। वो आपकी सैलरी से हो सकता है, वो आपका अगर हम बात करें डिसमिसल है, एम्प्लॉय का डिसमिसल है, और रिटेंचमेंट है, या जो कोई किस तरह की आपकी कटिंग कॉस्ट है, और वर्किंग कंडीशंस है, प्रमोशन से रिलेटेड है, सर्विस कंडीशन से रिलेटेड है, एंड स्ट्राइक एंड लॉग आउट, ये कुछ मुद्दे हैं। तो जो आपका ये जो लॉ बना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड, जो आपके लॉ है, तो इसमें आपने देखना है सबसे पहले कि जो हमारे पास इसकी जो शुरुआत है ये वो कैसे होती है। अगर हम भारत में बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे, तो इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हुई, जिसमें फैक्ट्रीज थी, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बने थे, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, बड़ी संख्या में इसमें वर्कर्स काम करने लगे। तो इसलिए एक ऐसा कानून चाहिए था जो इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट को रेगुलेट कर सके। तो इसी बैकग्राउंड में जो सबसे पहला जो हमारा एक्ट बना था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में, तो उसका मेन मोटिव यही था, उद्देश्य था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की इन्वेस्टिगेशन और सेटलमेंट के लिए एक लीगल मैकेनिज्म देना। तो ये यहां से इसकी असली शुरुआत होती है। और सबसे पहले हमें फिर वही बात है कि समझना सिंपल भाषा में कि इंडस्ट्री आखिर में है क्या। क्या ये केवल फैक्ट्री को ही इंडस्ट्री कहेंगे जैसे हम अमूमन कहते हैं? क्या हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज है? क्या ये यूनिवर्सिटी जो है ये इंडस्ट्रीज है? क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंडस्ट्री है? क्या कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री है, या कोई पब्लिक यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री हो सकती है? इन सवालों पर जो कोर्ट ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन सामने आई, तो एक लैंडमार्क जजमेंट आया था 1978 में, जिसमें बेंगलोर वाटर सप्लाई केस था। तो उसके ऊपर वो बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड एवी राजप्पा का जो 1978 का एक केस था, उसके ऊपर एक बड़ी जजमेंट हम इसको कह सकते थे। तो ये भी एक इसका निकला हुआ इसका एक कंसेप्ट था जिसे ट्रिपल टेस्ट कहा गया। तो जो ट्रिपल टेस्ट है इसको हम समझेंगे। फर्स्ट जैसे सिस्टमैटिक एक्टिविटी है कि काम को व्यवस्थित और संगठित तरीके से होना चाहिए, और दूसरा था कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय कोऑपरेशन होना चाहिए, कि आपस में उनका कोऑपरेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स का, एंड ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर मिलकर एक एक्टिविटी चला सके। और तीसरा जो था प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उस एक्टिविटी का उद्देश्य गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जिससे ह्यूमन नीड्स पूरी हो।
तो यानी केवल एक फैक्ट्री में चीज बनाना ही इंडस्ट्री नहीं है, सर्विस भी इंडस्ट्री का पार्ट है। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी। अब इसमें ये बात कही गई है कि जो प्रॉफिट है, इस आर्टिकल में बात कही गई है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कमाना क्यों जरूरी है। तो जजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि प्रॉफिट मोटिव इज नॉट इसेंशियल। यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए नहीं चल रही है, तब भी कुछ जो सर्कमस्टांसिस में इंडस्ट्री हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, अगर वहां सिस्टमेटिक एक्टिविटी करती है, एम्प्लॉयर वर्कर कोऑपरेशन है और गुड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो केवल यह कहना कि हम प्रॉफिट नहीं कमाते पर्याप्त नहीं है। तो यही कारण है कि जो 1978 का 1978 का जो जजमेंट है वो वर्कर फ्रेंडली माना गया है। तो इसमें ये चीज कही गई है। अब होता क्या है, जैसे हम एक अमूमन इंडस्ट्री को ही लेके चलते हैं कि इंडस्ट्रीज में ये चीजें होती है, लेकिन इसमें और चीजें भी जोड़ी गई है। जैसे ब्रॉड इंटरप्रिटेशंस के कारण कई प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेबर लॉ प्रोटेक्शन के दायरे में आ सकती थी। जैसे सपोज इसमें कहा गया हॉस्पिटल्स है, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, क्लब्स है, गवर्नमेंट वेलफेयर बॉडीज है, पब्लिक यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये चीजें भी उसके दायरे में आती है। तो हर हॉस्पिटल या हर स्कूल ऑटोमेटिकली कोई इंडस्ट्री नहीं बन जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो इस आर्टिकल में ये बात जो कही गई है कि कोर्ट जो एक्टिविटी की नेचर और जो स्टैच्यूरी टेस्ट भी देखता है कि भाई वहां पे क्या क्या चीजें इस तरह की हो रही है, और यही एक पार्ट है जो डिस्टिंक्शन इसकी एग्जामिनेशन की को बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनाता है। अब 1978 में भी चीजें हुई। अब 1978 का तो लैंडमार्क ये एक एक्ट था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। 1978 का जजमेंट बहुत ही एक ब्रॉड था, समय के साथ इकोनॉमी बदल गई और इंडिया की इकोनॉमी भी बदली, जो प्राइवेट सेक्टर हमारा बढ़ा, सर्विस सेक्टर बढ़ा और गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी बढ़ने लग गई। अब क्वेश्चन दोबारा से ये उठा कि 1978 की जो इंटरप्रिटेशन है आज के लेबर मार्केट के लिए भी बिल्कुल उसी तरह लागू होनी चाहिए। तो एक कंट्रोवर्सी के तहत जो मामला सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस के सामने जाता रहा और 2005 में मैटर लार्ज बेंच के लिए रेफर किया गया और 2017 में 9 बेंच के सामने गया। फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का। अब कहानी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया कि भारत ने कई जो पुराने लेबर लॉज को कंसोलिडेट करके नए लेबर्स कोड बनाए। उनमें से एक था इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 और इसमें शामिल की गई सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहले ट्रेड यूनियंस, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कैसी स्थिति है, और जैसे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, वहां की कंडीशंस, स्टेट्स में एम्प्लॉयज जो काम कर रहा है उनकी कंडीशंस कैसी है, और इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट्स है और इंडस्ट्रियल रिलेशन है। अब इस कोड को 21 नवंबर 2025 को लागू किया गया। भारत सरकार की नोटिफिकेशन में इसकी कमेंसमेंट डेट 21 नवंबर 2025 दी गई। तो अगर ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ से समझे तो ओल्ड लॉ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का और न्यू लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का। अब जो आज का जो आर्टिकल जिसके ऊपर बेस्ड है वो ये है कि 2026 का जो सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट आई कि आज हम इस आर्टिकल के मेन जो इसके मुद्दे पे आते हैं। इसमें क्या होता है कि 9 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक बड़े लंबे विवाद का उन्होंने जो है फैसला दिया। कोर्ट ने 1978 के बेंगलोर वाटर सप्लाई जजमेंट की अप्रोच को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, लेकिन उसमें रिफाइनमेंट किया और सबसे महत्वपूर्ण स्पष्ट बात यह कही कि जो 1978 जजमेंट को नए इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड 2020 की इंटरप्रिटेशन को का कंट्रोलिंग बेसिस नहीं बनाया जा सकता है। यानी जो ओल्ड एक्ट था कि ओल्ड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, लेकिन न्यू कोड जो है न्यू स्टैच्यूटरी टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे जो ये डिस्प्यूट है इसका एक हार्ट है। तो इसको बिल्कुल एक आसान भाषा में अगर मैं कहूं, जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, कि 1978 में एक कानून की डेफिनेशन थी कि सपोज करो इंटरप्रिटेशन, कोर्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन की और एक टेस्ट बनाया, बाद में पार्लियामेंट ने नया लॉ बना दिया और उसकी डेफिनेशन बदल दी। अब कोर्ट यह नहीं कह सकता कि पुराने कानून की इंटरप्रिटेशन की को जो मैकेनिकली एक नए कानून पर लागू कर दे। तो न्यू लॉ मस्ट बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें
और बात कही गई है कि एक लीगल सर्टेनिटी भी होनी चाहिए। तो लीगल सर्टेनिटी की कानून की स्थिति स्पष्ट हो, एम्प्लॉय को पता हो कि व्हाट इज माय राइट्स, वर्कर को पता हो व्हाट इज माय राइट्स, कि मेरे जो राइट्स है वो क्या है, उनको पता होना चाहिए कि अगर हर केस में अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं। इसीलिए आर्टिकल जो है ये कहता है कि लीगल सर्टेनिटी इज इटसेल्फ अ कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। अर्थात जो कानूनी स्पष्टता है वो स्वयं इंडस्ट्रियल पीस का एक हिस्सा है। अब वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स, अब हमें जो है ये जानना है कि क्या हमें ये बैलेंस्ड एनालिसिस करना है कि अगर लेबर लॉ कमजोर होगा तो वर्कर्स सफर होंगे, अगर रेगुलेशन बहुत अनसर्टन और रिजिड होंगे तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉयर्स है मे हेजिटेट टू इन्वेस्ट और एक्सपेंड। इसीलिए आइडल लेबर पॉलिसी क्या चाहती है कि लेवल जो पेइंग फील्ड है सभी पक्षों के लिए निष्पक्ष और समान अवसर वाला एक वातावरण करे, जिसमें वर्कर्स राइट्स हो, एम्प्लॉयर्स राइट्स हो, और साथ में हमें देश के अगर पर्सपेक्टिव से देखना है तो वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। तो ये चीजें हमें इसमें इस आर्टिकल में समझ आती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि जो ये वाटर सप्लाई वाला जो मामला था, और दूसरा जो जस्टिस बी के नागरत्ना का जो डिसेंट भी इसमें था कि जब मेजॉरिटी जजेस का कोई जज सहमत नहीं होता तो अलग अलग लीगल रीजनिंग होती है, जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये होती है। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज डिसेंट जजमेंट। तो जुडिशियल जो ओपिनियन है दैट डिसएग्री विद द मेजॉरिटी व्यू, तो इस चीज को हमने समझना। अगर हम इसके करंट कोई टॉपिक इसका जीके जो हम बनाते हैं तो ट्रिपल टेस्ट 1978 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स 1947 का, 2020 का इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और 21 नवंबर 2025 का न्यू कोड केम इनटू फोर्स, और 20 अगस्त अभी रिसेंटली 2026 को 9 जजेस सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग बैठक जो है बनी थी कि जिसमें ये बात कही गई थी कि जो ओल्ड एक्ट एंड न्यू एक्ट मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड, कि ये एक नहीं है, इसमें उन्हीं जो वर्कर्स है और उनको हमने लेबर जो उनके राइट्स है वो जाने, क्योंकि इसके पीछे भारत की लेबर लॉ का एक कम से कम एक हाफ सेंचुरी है। तो 1978 में इंडस्ट्रियल डेफिनेशन को इसको एक बहुत ही ब्रॉडर बनाया गया और वर्कर को ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट में लेबर लॉ प्रोटेक्शन का रास्ता मिल गया। लेकिन समय के साथ हमने देखा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, ये लेबर मार्केट जो है वो बढ़ गई, और फिर पार्लियामेंट ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है दोबारा से बनाया, और आपकी 2026 में यह स्पष्ट किया गया कि 1978 की जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस को नए कोड पर मैकेनिकली लागू नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसका उद्देश्य ये था कि एम्प्लॉयज को फायदा पहुंचाना या वर्कर्स को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उसका बेसिक जो एम था, जो अभी वाली जजमेंट है अगस्त वाली, और इसमें यह था कि वर्कर्स के राइट, एम्प्लॉयर्स के राइट, लीगल सर्टेनिटी और इंडस्ट्रियल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब इंडस्ट्रियल पीस होगी, इकोनॉमी हमारी ग्रोथ करेगी। तो आई थिंक दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये सभी को जो बच्चे पढ़ रहे हैं खास करके। तो आई कैन से कि अ गुड लेबर लॉ इज नॉट one that protect only the workers or only that employers. It is one of that creates a fair balance between labor rights, business needs and industrial peace. तो ये चीज याद रखने की है। इस आर्टिकल को आप पढ़ें और इसको समझे, अंडरस्टैंड करें। सो दैट्स फॉर द टुडे एंड थैंक यू सो मच।